हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ने जा रहे हैं दुर्वा भाग 3 में निहित पाठ एक खिलाड़ी की कुछ यादें। इस पाठ के लेखक हैं केशव दत्त। आज हम इस पाठ का भाग पहला पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे लेखक केशव दत्त जी का परिचय। केशव चंद्र दत्त, जिनका जन्म 29 दिसंबर 1925 को हुआ, एक भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी थे और हाफ बैक के रूप में खेले। वह 1948 के लंदन ओलंपिक और 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे। केशव ने 1962 के चीन आक्रमण के समय नेहरू जी के आह्वान पर अपना स्वर्ण पदक देश को दान कर दिया था। 2019 में प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब मोहन बागान ने केशव दत्त को मोहन बागान रत्न से नवाजा। प्रस्तुत पाठ एक खिलाड़ी की कुछ यादें प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी केशव दत्त जी के संस्मरण पर आधारित है। संस्मरण अर्थात क्या? तो संस्मरण साहित्य की वो विधा है जहां हम अपने जीवन में घटित घटनाओं को जब दोबारा याद करते हुए उस पर कुछ रचना लिखते हैं तो उस रचना को साहित्य की भाषा में संस्मरण कहते हैं। तो केशव दत्त जी ने अपने जीवन के जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों पर आधारित एक संस्मरण लिखा और हमारा पाठ इसी संस्मरण पर आधारित है। इस पाठ के अंतर्गत हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। केशव दत्त के इस संस्मरण में आज़ादी के समय के भारत की भयानक स्थिति अर्थात 1947 के बाद की भारत की स्थिति, उसके बाद भारत पाक अर्थात भारत पाकिस्तान के मध्य बंटवारे से उपजे अलगाव, विश्व युद्ध के समय यूरोप की खराब होती स्थिति का बड़ा ही सटीक वर्णन इस पाठ में किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह संस्मरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यह पाठ हमें यह समझाता है कि विषम परिस्थितियों में के मध्य खिलाड़ी द्वारा अपनी खेल भावना को जीवित रखना बहुत बड़ा कार्य होता है। इस संस्मरण के अंदर सच्ची खेल भावना का परिचय मिलता है। साथ ही साथ आज के समय में खिलाड़ी जहां धन दौलत के लिए खेलते नजर आते हैं, परंतु लेखक कहते हैं कि उस समय के खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ देश के गौरव को बनाए रखने के लिए खेलते थे। पाठ की शुरुआत में लेखक केशव दत्त अपने बीते हुए जीवन काल के 60 साल पूर्व के जीवन को याद करते हुए कहते हैं कि 60 साल की बात करने से पहले मैं कुछ साल और पीछे जाना चाहता हूँ और लाहौर को याद करना चाहता हूँ। अर्थात यहाँ ये बात समझ में आती है कि 60 साल पहले या लेखक अपने बचपन में वह लाहौर पाकिस्तान में रहते थे। वहाँ उनका घर था, वहाँ के स्कूल में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। परंतु जैसा कि हम सबको पता है कि 1947 के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके साथ साथ भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के रूप में हमसे अलग हो गया और इस अलगाव के कारण, इस बंटवारे के कारण भारत में कुछ सालों तक स्थितियां बहुत ही नाजुक हो गई थी। लोगों को, बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में रहते थे वो भारत में वहाँ का अपना सब कुछ छोड़कर भारत में आए और भारत के कुछ ऐसे लोग जो पाकिस्तान में रहना चाहते थे वो यहाँ अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान की ओर चले गए। इस समय भारत की स्थिति बड़ी ही नाजुक अवस्था की थी क्योंकि आए दिन दंगे फसाद भी हो रहे थे। तो लेखक अपने उन बचपन के स्कूली जीवन में वापस एक बार झांकते हैं और वो बताते हैं कि जब मैं
बैडमिंटन का चैंपियन था। जब वो स्कूल में पढ़ते थे तब बैडमिंटन इस खेल के चैंपियन थे। चैंपियन अर्थात उस खेल में बहुत महारत उन्होंने हासिल की थी। परंतु एक दिन स्कूल के ग्राउंड में हॉकी के सबसे बड़े खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को हॉकी खेलते देखा और लेखक कहते हैं उसके बाद मैं हॉकी का ही हो गया। अर्थात मेजर ध्यानचंद जी का खेल देखकर वह इतने प्रभावित हुए कि जिस खेल के वह चैंपियन थे उस खेल को छोड़कर उन्होंने अपने आगे के जीवन में हॉकी इस खेल को अपनाया। उनकी यह बात हमें यही बताती है कि बड़े खिलाड़ी को खेलते देखना आप पर कभी कभी कितना असर डालता है। हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है कि कई बार हमारे जो रोल मॉडल होते हैं या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनके जीवन, उनका कार्य, उनकी पद्धति, इनका असर हमारे ऊपर इतना होता है कि हम उन सारे प्रभावों को अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। अब लेखक केशव दत्त 1948 की बात करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि 1947-48 का समय भारत के लिए बड़ी ही विषम परिस्थितियों का रहा। 1947 को जहां भारत को स्वतंत्रता मिली, दूसरी तरफ भारत का अपना एक हिस्सा पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। सब कुछ अलग अलग हो गया, बंटवारा हो गया, लोगों का यहाँ से वहाँ आना जाना शुरू हो गया। बहुत सारे लोग भारत में आकर रह गए जो पहले पाकिस्तान के अंतर्गत आने वाले प्रांत में रहते थे, और इस आने जाने में उन्हें केवल वह अपने साथ थोड़ा सामान लेकर आए और अपना सब कुछ वहीं पर छोड़ दिया गया। ऐसे लोग जब भारत में आए तो भारत सरकार ने उनके रहने के लिए बहुत सारी जगह कैंप लगाए थे, परंतु उन लोगों को बहुत ज़्यादा समय लगा भारत में अपने आप को स्थिर करने में। इसी बीच भारत में कई जगहों पर बहुत सारे दंगे फसाद हुए, जिस दंगे फसाद के अंतर्गत काफ़ी लोग मारे गए, परिवार के परिवार बिछड़ गए, परिवार के कई लोग एक दूसरे से बिछड़ने के साथ साथ मारे भी गए, परिवार टूट गए। तो ऐसी दुखद स्थिति थी 1948 तक, और उसी समय ओलंपिक गेम भी शुरू हो गए थे। तो लेखक बताते हैं कि 1948 के ओलंपिक से पहले भारत के हालात बहुत खराब थे। लेखक और उनके परिवार को भी लाहौर से भागना पड़ा था क्योंकि वहाँ के हालात भी बहुत ज़्यादा खराब हो चुके थे। जैसे तैसे वे अपने परिवार में मुंबई के कैंप में आए, परंतु यहाँ आने के बाद उन्होंने देखा कि सब कुछ बिखरा हुआ था। यहाँ तक कि लेखक ये कहते हैं कि हमारी जो टीम थी वो भी बिखर गई थी, और यहाँ तक कि हमारी टीम में जितने भी खिलाड़ी थे उन खिलाड़ियों में उनके घर कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ कोई ट्रेजेडी न हुई हो। ट्रेजेडी का अर्थ होता है दुखद घटना, मतलब उनके टीम का कोई ऐसा सदस्य नहीं था जिसके घर में कोई दुखद घटना न घटित हुई हो। किसी का परिवार बिखर गया, किसी के परिवार के लोग मारे गए, किसी का सब कुछ छूट गया, तो हर कोई दुखद स्थिति में था, सबकी आंखों में आंसू थे। और यहाँ पर दिमाग खेल से ज़्यादा भारत पाकिस्तान के अलगाव यानी ये जो दूरी हो गई थी और जो मतभेद हो गए थे इसके, और जो जिसके कारण जो ट्रेजेडी थी, जो दुखद घटनाएं घटित रही थी, इन सब पर सभी लोगों का ध्यान था। यहाँ दिमाग से किसी का ध्यान खेल पर नहीं था। परंतु ओलंपिक के खेल अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उसने भारत को अपना प्रतिनिधित्व तो करना ही था। परंतु स्थिति ऐसी थी कि आंखों में सबके आंसू थे, सब दुखी थे, और दूसरी तरफ प्रश्न था देश के सम्मान का। लेखक कहते हैं कि इन सारी परिस्थितियों को बाजू में रखते हुए सभी खिलाड़ियों ने अपने देश के गौरव और सम्मान की रक्षा हेतु
ओलंपिक खेल में वह टीम के साथ शामिल हो गए और ओलंपिक खेल में हिस्सा लेने के लिए भारतीय टीम लंदन पहुंची। वहां के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे क्योंकि कुछ समय पूर्व ही विश्व युद्ध के कारण लंदन के हालात भी बहुत ज़्यादा सही नहीं थे। शहर अभी तक संभला नहीं था। अभी भी वहां के बिल्डिंगों पर गोलियों के निशान दिखाई देते थे। यानी कि दूसरा विश्व युद्ध हो चुका था और जिसमें हम सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा मानवीय हानि, आर्थिक हानि संपूर्ण विश्व को झेलनी पड़ी थी। और ऐसी सारी स्थितियों के बीच ये ओलंपिक गेम होने जा रहे थे और उसमें शामिल होने के लिए भारतीय टीम लंदन पहुंची। ओलंपिक का ड्रॉ निकला, यानी कि टीम निश्चित हो गई थी कि टीम ए में कौन से देश खेलेंगे, कौन से देश की टीम खेलेगी और टीम बी में कौन से देश की टीम खेलेगी। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हाफ में थे, अर्थात अलग अलग टीम में थे। सबको यही लग रहा था कि फाइनल का मुकाबला भारत और पाकिस्तान इन्हीं दो मुल्कों के बीच होगा। ये तो हम सभी को पता है कि 1947 से पहले जब भारत और पाकिस्तान एक साथ थे तो सारे खिलाड़ी एक टीम में खेलते थे, परंतु देश का विभाजन हो गया, साथ साथ टीम का विभाजन भी हो गया। जो पहले भारत के एक टीम में खेलते थे परंतु अब वो पाकिस्तान में जाकर रहने लगे तो उनकी अलग टीम बन गई और भारत की अलग टीम बन गई। परंतु हॉकी खेल में दोनों भी टीम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी और सभी आए हुए टीमों ने यही अंदाज़ा लगाया कि शायद फाइनल का मुकाबला भारत और पाकिस्तान इन दो टीमों में ही होगा। परंतु सेमीफाइनल के एक दिन में हमें हॉलैंड और पाकिस्तान को इंग्लैंड से खेलना था। भारत का मुकाबला हॉलैंड की टीम के साथ था और पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड की टीम पे था। वेम्बली स्टेडियम था जहां आमतौर पर फुटबॉल ही होता था और बारिश के बीच लेखक कहते हैं कि हमारी टीम बड़ी मुश्किल से हॉलैंड के साथ खेली और हॉलैंड को 2-1 से वह हरा पाए और इस प्रकार भारत फाइनल में पहुंच गया। परंतु इधर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया और अब भारत का मुकाबला इंग्लैंड की टीम के साथ था और ये दोनों टीम फाइनल में पहुंच गई थी। अब आपको समझना ये है कि इंग्लैंड अर्थात ये वही देश है जिसने लंबे समय तक भारत पर शासन किया, भारत पर गुलाम किया, परंतु खेल के मामले में कोई गुलामी नहीं हो सकती। भारत ने ये दिखा दिया कि हम खेल में बहुत अच्छे हैं और अब वो उस टीम के साथ खेलने जा रही थी जो पहले जहाँ के लोगों ने भारत पर राज किया था। चलिए भाग 1 पर आधारित कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, लेखक यहाँ कहते हैं कि 60 साल की बात करने से पहले कुछ साल और पीछे जाना चाहता हूँ, लाहौर को याद करना चाहता हूँ। इस वाक्य के आधार पर आपको प्रश्न हल करना है कि लेखक 60 साल की बात करने के लिए क्या करना चाहता है। प्रश्न 2, तुम्हें अगर अपने 3 साल में हिंदी सीखने की बात को करने के लिए कहा जाए तो उसके लिए आप क्या क्या करोगे। मतलब यदि आपके पास 3 साल है और आपको 3 साल में बहुत अच्छी तरीके से हिंदी भाषा को सीखना है, अर्थात आपको हिंदी का कुछ भी नहीं आता है, वर्णमाला भी नहीं पता है आपको, तो आपको 3 साल में बहुत अच्छी तरीके से हिंदी सीखनी है, तो आपकी प्लानिंग, आपकी योजना इन 3 सालों में क्या होगी। आप पहले क्या सीखेंगे, फिर उसके बाद क्या, इस तरीके से आपकी स्टेप बाय स्टेप आपके कदम कैसे आगे बढ़ेंगे, आप किस तरीके से हिंदी सीखने का प्रयास करेंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। प्रश्न 2 के अंतर्गत आपको यहाँ कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग खेलों से संबंधित हैं। तो आपको दिए चित्र में दिए गए खेल को पहचान कर उसका नाम लिखना है, साथ ही
उस खेल संबंधी संक्षिप्त जानकारी आपको बतानी है कि खेल का नाम क्या है, ये खेल भारतीय है या किस देश से आया हुआ है, और इस खेल को खेलने की क्या पद्धति है, या इस खेल से संबंधित जो भी जानकारी आपके पास उपलब्ध है वो आपको लिखनी है। और प्रश्न 3 के अंतर्गत आपको ये दिया गया प्रश्न हल करना है कि लेखक बैडमिंटन के चैंपियन थे, उन्हें हॉकी खेलने की प्रेरणा किससे और कैसे मिली।